हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। आज हम स्वभावता का लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, जितनी भी अपनी थ्योरी थी, थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी था सारा हमने कंप्लीट कर लिया। उसके साथ ही बीच बीच में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस भी कर लिए हैं। बीच बीच में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब की बात हमने कर ली थी। ठीक है, आज हमें केवल मॉड्यूल डिस्कस करना है। तो मैं आपको बता दूं कि मॉड्यूल में जो संरचनात्मक समावयवता है वहाँ शायद हमने कुछ पोर्शन पहले डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी हम वापस से एक बार देखेंगे। जो चीज़ें अपन को पढ़नी है ना, हम वापस से एक बार देख लेंगे। ठीक है ना, अगर कोई क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगा कि भाई इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है, तो मैं अपने बिहाफ पर वो आपको क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टेज फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो स्टेज फर्स्ट है ना, स्टेज फर्स्ट लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि आपको जो है जितना भी मॉड्यूल बच गया है वो सारा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टेज फर्स्ट में आपको सबसे पहला पोर्शन जो दे रखा है वो है संरचनात्मक समावयवता का। ठीक है ना, तो हालांकि पहले अपन ने इस पर डिस्कशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ भाई सबसे पहले, है ना। तो बोल रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक मध्यावयवता प्रदर्शित नहीं करता। तो मध्यावयवता के लिए ज़रूरी क्या है? मध्यावयवता के लिए ज़रूरी है बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह, और बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ जुड़े हुए समूहों में क्या होना चाहिए भाई? अंतर होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखना ज़रा, जैसे आपको पहले ईथर दे रखा है, तो ईथर जो होता है वो होता है ROR, ये ईथर होता है, तो बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है। कीटोन जो है वो भी होता है भाई RCOR, ये भी एक बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है। 2 डिग्री एमाइन, ये होता है भाई 2 डिग्री एमाइन, ये भी एक बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है। नाइट्राइल, नाइट्राइल जो है ना वो अपन बोलते हैं भाई CN को, RCN, ये जो ग्रुप होते हैं ये नाइट्राइल होते हैं। और यहाँ ये वाला एक संयोजी क्रियात्मक समूह है। तो एक संयोजी क्रियात्मक समूह जब भी होगा, एक संयोजी फंक्शनल ग्रुप जब भी होगा, तो कभी भी उसमें समावयवता प्रदर्शित नहीं होगी। तो इसमें समावयवता प्रदर्शित नहीं होगी, मध्यावयवता इसमें प्रदर्शित नहीं होगी। क्लियर है बात? फिर इसके बाद में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर अपन, तो इसमें बाकी तो क्वेश्चन अपन ने पहले डिस्कशन कर ही लिया है। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्योंकि ये पहले मैंने छुड़वा दिया था, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब भाई यहाँ पर फॉर्मूला दोनों का क्या होता है? सेम होता है, C6H12O6, C6H12O6। कल की क्लास में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, परसों की क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था, D और L नामकरण हमने किया था। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है ना। ये वाला जो है इसमें क्या होता है भाई? कीटोन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें एल्डिहाइड होता है। एक में कीटोन होता है, एक में एल्डिहाइड होता है। क्लियर है बात? तो इसमें कीटोन, इसमें एल्डिहाइड है, तो दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के FGI हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो एक बार मैंने आपको स्किप करवाया था, अभी भी मैं स्किप करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये चलावयवता का है। ठीक है, और चलावयवता को हम आगे वापस से पढ़ेंगे GOC पढ़ने के बाद। क्लियर है बात? GOC एक बार पढ़ लेना, उसके बाद हम वापस से चलावयवता पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इस पर एक बार अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन मैं आपको एक बार टिक नहीं कर, मैंने केवल चलावयवता के क्वेश्चन छुड़वाए हैं वो इसीलिए क्योंकि इनको हम वापस से आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, है ना। 15, क्वेश्चन नंबर 15, HCN एंड HNC, ये आपको दे रखा है, HCN और HNC। याद करो, मैंने आपको बताया था कि एक तो HCN है, एक HNC है। ठीक है, ये है। अब इन दोनों में क्या होता है? तो भाई ये दोनों एक दूसरे के चलावयवी है। क्या है? चलावयवी, है ना। आप कहोगे कि सर साइनाइड और आइसोसाइनाइड तो क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन अगर CH3CN होता और एक होता CH3NC, है ना, तो ये दो होते तो इनको हम क्या बोलते? इनको हम इनको क्रियात्मक समूह समावयवी बोलते। लेकिन HCN और HNC ये 1,2 टोटामेरिज्म, याद करो टोटामेरिज्म में मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखें। फिर इसके बाद में निम्न में से कौन से युग्म परस्पर चलावयवी है? ये जो है वो आप कर सकते हो आराम से। ठीक है ना, देखना जरा क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। वैसे तो डिस्कशन कर लिया अपन ने, कौन से युग्म चलावयवी है। तो जो भी दे रखा है, ऑप्शन जो भी दे रखे हैं उनका आपको फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रक्चर बनानी है। प्रोपेनेल,
तो भाई प्रोपेन एल ये होता है भाई प्रोपेन एल, एल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है भाई प्रोपेन ऑन आता है किसके लिए, कीटोन के लिए। नाम लिखना आना ही चाहिए, इसीलिए पहले हमने IUPAC नाम लिखना सीखा था। ये प्रोपेनॉल है, ये प्रोपेनॉन है। अब ये एल्डिहाइड कीटोन, ये दोनों तो क्या हो गई, ये FGI हो गए, है ना। पहला ऑप्शन जो है वो तो FGI का है, चलावे भी नहीं है। दूसरा 1 प्रोपेनॉल भाई ये हो गया 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। और 2 प्रोपेनॉल ना भाई, 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो स्थिति समावेशी हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इनमें क्रियात्मक समूह की स्थिति अलग अलग है। तीसरा एथेनॉल और वाइनिल अल्कोहल, भैया ये एथेनॉल होता है और ये वाइनिल अल्कोहल होता है ना। ये दोनों तो समावेशी नहीं हो सकते, क्यों, फॉर्मूला ही सेम नहीं है। यहाँ कार्बन कितने, 2, यहाँ पर भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3, 2 5 और 1 6, यहाँ 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन, इसमें 6 हाइड्रोजन, समावेशी नहीं है। चौथा ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, चौथा ही होगा। फिर भी देख लेते हैं, वाइनिल अल्कोहल, ये होता है भाई वाइनिल अल्कोहल, ठीक है। और फिर है एथेनल, इसको बोलते हैं भाई एथेनल, ठीक है। ये तो एथेनल है, ये वाइनिल अल्कोहल है, तो ये दोनों देख लो जरा क्या होंगे, चेक कर लो, ठीक है। चलावे भी है, बिल्कुल है कि भाई यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये वाला बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला जो करना है, ठीक है ना, ये आप क्वेश्चन नंबर 18 तो कर ही सकते हो, कीटोइनोल समावेदा पूछा है तो क्या चेक करोगे, आपको चेक करता केवल अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में आपको कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म यानी संरूपण समावेदा क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 19 की ही बात कर देते हैं, है ना। निम्न में से कौन सा संरूपण एथिलीन ग्लाइकोल का सबसे स्थायी संरूपण है, तो भाई एथिलीन ग्लाइकोल इसको बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल ये होता है। और इस बंध के सापेक्ष हमें क्या करना है भाई, चेक करना है। तो देखना, एक को फ्रंट साइड मान लेता हूँ, एक को बैक साइड मान लेता हूँ। तो फ्रंट साइड कार्बन जो है, फ्रंट साइड कार्बन पर एक OH और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। बैक साइड कार्बन पर भी आपको एक OH लगाना है, 2 हाइड्रोजन लगाने, है ना। तो इस पर भी एक OH। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि भाई एक तो होता है गाउच, एक होता है अपने पास प्रतिसांत्रित। तो जनरली गाउच और प्रतिसांत्रित में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, प्रतिसांत्रित होता है। हम एक्लिप्स्ड और पार्शियली एक्लिप्स्ड की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनका स्थायित्व तो बाकी से क्या होगा, कमी होगा, तो इनकी तो बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे गाउच और प्रतिसांत्रित की। ये वाला प्रतिसांत्रित है ना, इसी का मैं गाउच फॉर्म बना रहा हूं। तो ये हो गया OH, ये H, ये H, ये OH, ये H और ये H, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, ये देखो इनमें क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। और ये वाला जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गाउच फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मैंने बताया था कि भाई केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है कई बार, वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी, कि अगर हाइड्रोजन के पास फोन होगा। हाइड्रोजन के पास फोन होने का मतलब क्या है, कि हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे परमाणु से जुड़ा होगा, डायरेक्टली जुड़ा होगा, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा है, ठीक है ना। तो ये फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर निम्न में से कौन सा सौहार्द प्रक्षेपण ब्यूटेन के गाउच फॉर्म को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब ब्यूटेन जो है ये होता है भाई ब्यूटेन, और इसका बनाना गाउच फॉर्म। तो पहले तो मैं न्यूमेन बना लेता हूँ। न्यूमेन में तो आपने इसका गाउच फॉर्म बनाया ही है, आपको आता होगा अच्छे से। एक को फ्रंट साइड बनाओ, एक को बैक साइड, इसको फ्रंट साइड मान लेता हूँ, इसको बैक साइड मान लेता हूँ, ठीक है ना। फ्रंट साइड पर 2 हाइड्रोजन है, एक CH3 है, बैक साइड पर एक CH3 है, 2 हाइड्रोजन है। तो बैक साइड पर भी एक CH3 लगा देता हूँ, 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ। तो ये तो हो गया भाई न्यूमेन सूत्र, गाउच फॉर्म। अब आपको इसमें क्या करना है भाई, इसमें सिंपल सा काम है, सौहार्द में बदलना है। बदल देते हैं, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड, फ्रंट साइड वाला नीचे की तरफ, बैक साइड वाला ऊपर की तरफ। ये CH3, ये H और ये H, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा वाला जो है वो ये वाला हो जाएगा भाई, CH3 H और एक हाइड्रोजन जो है वो नीचे की तरफ कर दो। देखना जरा, इस CH3 और इस CH3 में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो बिल्कुल ये वाला जो है वो इसका क्या हो जाएगा, सौहार्द सूत्र, ये वाला हो जाएगा न्यूमेन सूत्र, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 20। फिर इसके बाद में देखो और कोई क्वेश्चन, एन ब्यूटेन, इसी का एंटी स्टेगर्ड पूछा है। तो एंटी स्टेगर्ड में CH3 कहाँ जाएगा, यहाँ। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा हूँ, उसमें CH3 यहाँ आ जाएगा,
ठीक है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का सर्वाधिक स्थायी संरूपण। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, स्टेज फर्स्ट 23, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये है भैया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, है ना। इसको फ्रंट साइड, एक को फ्रंट साइड, एक को बैक साइड, चाहे कोई सा भी, इसको फ्रंट साइड मान लो, इसको बैक साइड मान लो, चाहे इसको फ्रंट साइड, इसको बैक साइड मान लो। तो इसका सबसे ज़्यादा स्थायी संरूपण बनाना है, ठीक है। चेक करते हैं भाई, स्थायी संरूपण कोई भी कन्फॉर्मर स्टेबल कब होगा, जब रिपल्शन कम से कम होगा। याद रखें, जितना कम प्रतिकर्षण होगा स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा, इस चीज़ का ध्यान में रखना। तो देखना ज़रा ध्यान से, फ्रंट साइड कार्बन पर 2 CH3 एक हाइड्रोजन, ठीक है। बैक साइड कार्बन पर सेम केस है, 2 CH3 लगाने, एक हाइड्रोजन लगा रहा है। आपको कोशिश ये करनी है कि भाई ऐसा कोई समूह या ऐसा कोई संरूपण चेक करना है जिसमें सारे समूह एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो। सारे समूह जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ रिपल्शन मिनिमम रहेगा, रिपल्शन मिनिमम है तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 24 कर लोगे, मेरे ख्याल से कर लोगे। फिर भी अगर कोई मैं ऐसा क्वेश्चन छोड़ दूं जो आपसे नहीं हो पा रहा है, वो आप मेरे को व्हाट्सएप करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में शायद कोई डाउट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 25 है ना, 2 स्ट्रक्चर बना के आपको दी है। एक तो मिथाइल CH, एमी का मतलब क्या होता है, CH3, और अगर कहीं ET लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है C2H5, है ना, H। एक तो ये दिया है, एक ये दिया है, ठीक है। ये 2 कंपाउंड आपको दिए। अब इनमें जो है वो देखना ज़रा ध्यान से, CH3 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 CH3, इसमें कितने CH3 है, इसमें 3 CH3, 4 CH3 है एक्चुअल में, है ना। इसमें चेक करते हैं, Me का मतलब मिथाइल 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 मिथाइल, है ना। इसमें भी 4 CH3 है, ठीक है भाई। इसमें देखना, फ्रंट साइड कार्बन पर 2 CH3 है, बैक साइड कार्बन पर 2 CH3 है। इसमें भी फ्रंट साइड कार्बन पर 2 CH3 है, बैक साइड कार्बन पर 2 CH3 है, ठीक है। अब पूछ रहा कौन से समावयवी है, तो कौन से समावयवी हो गए भाई, संरूपण समावयवी हो गए, क्योंकि मिथाइल की पोजीशन क्या है, इसको घुमा दिया गया है। एक कार्बन को क्या करो, फिक्स करो, दूसरे कार्बन को क्या कर दिया भाई, घुमा दिया, तो क्या हो जाएंगे, संरूपण समावयवी, ठीक है ना। फिर इसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर और कोई तो हो गया होगा, ठीक है ना। ये तो था भाई अपने पास संरूपण समावयवता में जो क्वेश्चन मेरे को लगे कि हाँ आपसे नहीं हो सकते, है ना, डाउट आ सकता है, वो मैंने बता दिए। क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर, जो दे रखे हैं इसको मिटा रहा हूँ भाई। स्टेज फर्स्ट में चल रहे हैं अभी। निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। भाई इसमें ध्यान में रखना, क्वेश्चन नंबर 29 जो दे रखा है ना, तो इसमें एक तो होता है मैलेइक एसिड। ये शायद मैंने आपको बताया या नहीं बताया, मैं भूल गया होगा, शायद दिमाग से स्लिप हो गया होगा। इसको बोलते हैं भाई मैलेइक एसिड, ठीक है। और ये वाला तो है सिस, क्योंकि भाई समान समूह एक ही तरफ है। एक होता है फ्यूमेरिक एसिड, और ये वाला जो होता है फ्यूमेरिक एसिड जो इसने दे रखा है, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड, ये वाला होता है ट्रांस, है ना। तो फ्यूमेरिक एसिड जो है वो GI प्रदर्शित करता है ना। ध्यान दें, मैलेइक एसिड फ्यूमेरिक एसिड दोनों सिस ट्रांस होते हैं, दोनों एक दूसरे के GI होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में किसमें ज्यामितीय समावयवता संभव है, तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने खूब किया है भाई। एसिटोफिनॉन ऑक्जिम, एसिटोफिनॉन क्या होता है भाई, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम एसिटोफिनॉन, है ना। और ऑक्जिम है तो ये एसिटोफिनॉन ऑक्जिम। चेक करो भाई GI प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, दोनों अलग अलग है। दूसरा वाला जो है वो आइसोब्यूटीन, तो भैया ये इसको हम आइसोब्यूटीन बोलते हैं, ये होता है आइसोब्यूटीन, ठीक है। ये करेगा क्या GI, नहीं करेगा। तीसरा वाला दे रखा है, अच्छा
ये भाई थर्ड ऑप्शन जो है ना, पहला वाला ऑप्शन जो दे रखा है वो तो है एसीटोन ऑक्सिम है। तो एसीटोन ऑक्सिम तो ये होता है, फर्स्ट ऑप्शन जो है एसीटोन ऑक्सिम दे रखा है, ये होता है एसीटोन ऑक्सिम। तो पहला वाला जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि दोनों समान आ गए। ये दूसरा दे रखा है, इसमें भी दोनों समान दे दिए, एक ही कार्बन पर उपस्थित, दूसरा वाला भी नहीं करेगा, तीसरा वाला करेगा, ये एसीटोफिनॉन ऑक्सिम है। और चौथा वाला बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन में दोनों तरफ कौन होता है भाई, फेनिल होता है, तो ये हो गया बेंजोफिनॉन ऑक्सिम, क्योंकि दोनों समान आ गए, ये वाला भी जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। फिर इसके बाद में भाई सिनेमिक एसिड, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा हूं, देखिए जरा, सिनेमिक एसिड इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई सिनेमिक एसिड। अब ये कौन कौन सी समानता प्रदर्शित कर सकता है, तो भाई ये जो है वो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा केवल, क्यों, क्योंकि भाई इसमें जो है वो क्या है, इसमें ये वाला डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर उपस्थित दोनों समूह अलग अलग है, इस पर भी उपस्थित दोनों समूह अलग अलग है, तो ये केवल जीआई प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में EZ सिस ट्रांस पूछा है, तो ये वाला देख लो कैसा है, ये वाला पहली बात तो ट्रांस होगा, क्यों, क्योंकि ClCl अपोजिट डायरेक्शन में, E और Z में आपको प्रायिकता वरीयता दे के बाद में चेक करना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसमें ज्यामितीय समानता संभव हो सकती है, तो चेक कर लेते हैं भाई किसमें ज्यामितीय समानता संभव हो सकती है। तो देखना जरा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो OH, OH, H और H ये दे रखा है, तो भाई रिंग के कारण प्रतिबंधित घूर्णन है, बिल्कुल है। फिर OH और H दोनों अलग अलग, OH और H दोनों अलग अलग जीआई प्रदर्शित करेगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो भी कुछ ऐसा ही है, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं दूसरा ऑप्शन, तो ये वाला देखना, ये भी जीआई प्रदर्शित करेगा, CH3H और CH3H ये भी जीआई प्रदर्शित करेगा। तीसरा वाला भी जीआई प्रदर्शित करेगा, ऑक्सिम दे रखा है, ठीक है भाई, तीनों ही जीआई प्रदर्शित करेंगे इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखे जरा, आपको ये दे रखा है कौन सा जीआई प्रदर्शित करेगा, इसको चेक करते हैं भाई। भाई ये वाला जीआई प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। पहली बात, इसमें डबल बॉन्ड भी है, इसमें रिंग भी है, तो इसमें जीआई प्रदर्शित करने की कंडीशन चेक करते हैं। तो मैंने कहा था कि एक कार्बन पर दो समूह होने चाहिए और दोनों आपस में अलग अलग होने चाहिए। तो देखना जरा भाई, इस कार्बन पर दो चीजें, एक तो क्लोरीन है, एक CH2 है, इस कार्बन पर भी एक क्लोरीन है, एक CH2 है, तो दोनों अलग अलग हो गए, डबल बॉन्ड भी प्रतिबंधित सब है, लेकिन ये जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, सुन लो ध्यान से, एक छोटा सा पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई कभी भी रिंग में डबल बॉन्ड के कारण जीआई प्रदर्शित करने के लिए कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए। रिंग में ध्यान से सुनो भैया, रिंग में डबल बॉन्ड के कारण जीआई प्रदर्शित करने के लिए कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए, है ना। अगर ये इसमें 8 कार्बन होते, अगर ये ऐसा होता तो ये जीआई शो करता इस डबल बॉन्ड की वजह से। इसमें 5 कार्बन है, इस डबल बॉन्ड की वजह से जीआई नहीं होगी। अगर ये ऐसा होता तो भी ये जीआई शो करता, ठीक है, लेकिन यहां डबल बॉन्ड दे दिया, अब ये जीआई शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सुन लो, क्योंकि रिंग में डबल बॉन्ड के कारण, आप चाहते हो कि इस डबल बॉन्ड के कारण जीआई प्रदर्शित हो, इसके लिए रिंग में कम से कम 8 कार्बन चाहिए, क्योंकि जब 8 कार्बन होंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि जीआई अगर प्रदर्शित हो रही है तो एक तो सिस बनेगा, एक ट्रांस वाला बनेगा, तो अगर 8 कार्बन होंगे तो इसका ट्रांस वाला जब बनाओगे तो वो बन सकता है, इसका ट्रांस जब बनाएंगे ना तो इसका ट्रांस भैया कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, भाई देखो ये वाला ट्रांस है, ये वाला सिस है। कैसे बनाया, इसको पकड़ा, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, पकड़ के ऐसे घुमा दो, तो पकड़ के जब घुमाओगे तो दोनों Cl जो है वो क्या हो जाएंगे, विपरीत दिशा में चले जाएंगे। ये वाला सिस है, ये ट्रांस है, तो इसका ट्रांस जो है वो स्थायी होता है, जबकि इसका ट्रांस बनाने की कोशिश करोगे, इसको पकड़ के घुमाने की कोशिश करोगे, रिंग जो है ना वो टूट जाएगी, इसका ट्रांस अस्थायी होता है। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि रिंग में डबल बॉन्ड के कारण जीआई शो होने के लिए कम से कम रिंग में 8 कार्बन होने चाहिए, इसलिए पहला वाला जीआई शो नहीं करेगा। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला भी जीआई शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, CH3 C2H5 ये दोनों अलग अलग आ गए, लेकिन इधर C3H7 दे रखा है और इधर भी C3H7 दे रखा है, ये दोनों भी अलग अलग आ गए, ये दोनों समान आ गए, ये दोनों समान आ गए, तो जीआई शो नहीं करेगा।
तीसरा वाला चेक कर देते हैं। तो तीसरा वाला तो ये दे रखा है भाई, वापस से वही बात, रिंग में डबल बॉन्ड के कारण जीआई शो होने के लिए कितने कार्बन चाहिए, कम से कम 8 चाहिए, 6 है नहीं करेगा। चौथा वाला कर सकता है। चौथा वाला क्या दे रखा है भाई, एक ऑक्सीम दे रखा है आपको, और ऑक्सीम जो है वो जीआई प्रदर्शित करेगा। एसिटोफिनॉन ऑक्सीम है ये, ठीक है ना, सॉरी एसिटोफिनॉन ऑक्सीम नहीं है, ये वाला जो है वो बेंजल्डिहाइड ऑक्सीम है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है वो जीआई प्रदर्शित करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में और कोई क्वेश्चन निम्न में से किसके द्वारा जीआई प्रदर्शित, आपको बाकी तो आप आसानी से कर ही सकते हो, है ना। ध्रुवणमापी, अच्छा ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर 40, है ना। ध्रुवणमापी में समतल ध्रुवित घूर्णित प्रकाश का घूर्णन कोण निर्भर नहीं करता है। भाई ये डायरेक्टली आपको याद ही रखना है, ठीक है ना, कि समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन कोण पूछा है पदार्थ की सांद्रता पर, नली की लंबाई पर, पदार्थ की प्रकृति पर, विशिष्ट घूर्णन कोण पर। तो ये जो है इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्टली याद ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ना वो, ठीक है। और फिर इसके बाद में और कोई क्वेश्चन, विशिष्ट गुण, ये तो हो गया ना 40, तो विशिष्ट घूर्णन कोण, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 सिंपल सा काम है ना। 43 बोल रहा है यदि किसी यौगिक के डी रूप का घूर्णन कोण +52 डिग्री है तो उस यौगिक के एल रूप का घूर्णन कोण, याद करो मैंने बताया था कि डी और एल दोनों समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को समान कोण से लेकिन विपरीत दिशा में घुमाते हैं। एक अगर उसको दाईं ओर 52 डिग्री दाईं ओर घुमा रहा है तो दूसरा उसको 52 डिग्री बाईं ओर घुमाएगा, यानी एक डी है तो दूसरा एल, एक प्लस है तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस। तो एक का घूर्णन कोण +52 डिग्री है तो दूसरे का -52 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। ऐसा जब आ जाए तो चेक करो किसमें केवल एक ही किरेल कार्बन है, एक किरेल कार्बन वाला जो है वो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है, हमेशा प्रदर्शित करेगा। तो एक किरेल कार्बन देखना जरा, फर्स्ट ऑप्शन में एक किरेल कार्बन दे रखा है, कार्बन हाइड्रोजन Br जो जुड़ा हुआ है ना वो किरेल कार्बन है, तो किरेल कार्बन है तो ये वाला प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो ये तो है भाई अपने पास हो गया। और कोई क्वेश्चन किसी में भी डाउट हो तो वो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना, कर सकते हो आप आराम से। बाकी तो संरचनात्मक समवायों की संख्या है पूछी है, तो इनमें आपको केवल फॉर्मूले लगाने, कोई भी डाउट आ जाए इनमें तो वो आप डिस्कस करें, व्हाट्सएप करें, हम आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टेज सेकंड में आ जाते हैं। स्टेज सेकंड में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, स्टेज सेकंड, निम्न में से कौन से यौगिक में जीआई और प्रतिबिंब समावता दोनों होगी। तो आपको चेक करना है जीआई की कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए और प्रतिबिंब समावता की कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तो दोनों हो जाएगी, यानी किरेल कार्बन भी हो प्लस डबल बॉन्ड भी हो, दोनों हो। तो भाई देखो जरा कि ऐसा जो है वो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, एक किरेल कार्बन भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो सेकंड वाला जो है वो दोनों प्रदर्शित करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, ये टार्ट्रिक एसिड क्या होता है। तो भैया इसको टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं हम। इस कंपाउंड को टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, COOH COOH HOH HOH, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये वाला देखना जरा ध्यान से, इसमें POS आ रहा है, ये कार्बन किरेल है, ये कार्बन किरेल है। ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम 2 किरेल कार्बन हो साथ में POS हो उनको क्या बोलते हैं, मीजो। ये वाला मीजो टार्ट्रिक एसिड है, ये वाला मीजो नहीं होगा क्योंकि इसमें POS नहीं है, ठीक है। तो भाई ये दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन जो है प्लस टार्ट्रिक एसिड मीजो टार्ट्रिक एसिड चलावेवी, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, चलावेवी कैसे हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन प्लस टार्ट्रिक एसिड मीजो टार्ट्रिक एसिड विवरिम समावेवी है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है प्लस टार्ट्रिक एसिड माइनस टार्ट्रिक, प्लस और माइनस वाले तो प्रतिबिंब समावेवी होते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला प्लस टार्ट्रिक एसिड है, ये मीजो टार्ट्रिक एसिड है, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है तो विवरिम समावेवी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में और कोई क्वेश्चन तो भाई मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, आपको एक कंपाउंड दे रखा है C2BrClFi युक्त यौगिक में कितने समावयवी की संख्या है, समावयवी पूछे हैं, 2 कार्बन है, DU निकाल लेते हैं, DU है ना, मैंने कहा था फॉर्मूला जब भी दे DU का फॉर्मूला क्या बताया था, C+1 माइनस H या माइनस H प्लस x माइनस n बाय 2, ये था। तो कार्बन कितने हैं, 2, तो 3 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, हेलोजन कितने हैं, हेलोजन 4 है, तो 4/2, तो ये 2 यानी कि DU 1, यानी यहाँ 2 कार्बन में या तो एक रिंग होगी या एक डबल बॉन्ड होगा। अब 2 कार्बन में रिंग तो हो नहीं सकती, इसका मतलब दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, 4 हेलोजन जोड़ने हैं, तो ये हो सकता है भाई देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला बन जाए, है ना। ये भी हो सकता है कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, एक ही हो सकता है, एक ये भी हो सकता है फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और ये क्लोरीन। और कैसे जोड़ोगे, जोड़ दिए भाई, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। अब ये वाला GI प्रदर्शित करेगा, ये भी करेगा, ये भी प्रदर्शित करेगा, तो एक E एक Z, एक ही सबके एक एक Z भी बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। अगर आपको जो है वो इसमें केवल संरचनात्मक समावयव पूछे तो संरचनात्मक समावयव तो कितने हो गए, 3 हो गए, और संरचनात्मक प्लस त्रिविम दोनों पूछे तो ये कितने हो जाएंगे भाई, टोटल 6 हो जाएंगे। तो कुछ भी नहीं दे रखा है तो आपको टोटल ही बताने हैं, जितने भी जो 6 के 6 है वो सारे आपको काउंट करने हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद बाकी जहां पर भी आपको पूछे कि कौन सा GI प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, तो संरचना बना के देखो, पता चल जाएगा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा दर्पण प्रतिबिंब, कौन सा युग्म दर्पण प्रतिबिंब समावयव का है। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होते हैं, जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, अध्यारोपित नहीं होते हैं। आपको यही चेक करना है कि कौन से एक दूसरे के मिरर इमेज है और अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई ऐसा कोई ऑप्शन हो वो ही क्या हो जाएंगे, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा हो जाएगा, फिर चौथा देखना जरा ध्यान से, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, बीच में मिरर लगा के देखो, दोनों कंपाउंड के बीच में आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। कौन सा यौगिक मीजो यौगिक भी होगा। मीजो यौगिक क्या होते हैं, जिनमें 2 या 2 से ज्यादा किरेल कार्बन होते हैं, साथ में POS COS होता है। तो संरचना बनाओ, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। भाई देखो इसमें 2 किरेल कार्बन है, अब ये दोनों समूह आपस में अलग अलग आ गए, इसमें कभी भी POS नहीं हो सकता, ये कभी मीजो नहीं हो सकता। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, इसमें देखना 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, इसमें जो है वो 2 किरेल कार्बन है, ये दोनों समान है, बिल्कुल इसमें POS आ सकता है, इसका मीजो संभव है, ठीक है। 2 क्लोरोब्यूटेन, भाई इसमें तो कभी हो ही नहीं सकता, एक ही किरेल कार्बन है, 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। फिर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये भी कभी नहीं हो सकता, एक ही किरेल कार्बन है, ठीक है, कम से कम 2 होनी चाहिए। 28 में पूछा है कि निम्न यौगिक की किरेलिटी। अब 28 ये दे रखा है भाई, Br, ये हाइड्रोजन, ये डैश पर जो है वो वेज पर आपको दे रखा है कौन, क्लोरीन, ये क्लोरीन, एक CH3। किरेलिटी का मतलब आपको RS बताना है, तो E और Z वाला ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गया, R या S बताना है। तो 1 नंबर किसको जाएगा, ब्रोमीन को, 2 नंबर क्लोरीन को, 3 नंबर CH3 को, 4 नंबर हाइड्रोजन को। 1 से 2 जाना है, मैंने बताया था वेज डैश पे जब भी RS करते हैं तो न्यूनतम वरीयता वाला कहाँ होना चाहिए, डैश पर होना चाहिए, डैश पर है, ठीक है। तो 1 से 2 जाना है, 3 की तरफ से नहीं जा सकते, 4 की तरफ से जा सकते हैं। कैसा आया, क्लॉकवाइज रोटेशन आया, तो विन्यास कैसा हो गया भाई इसका, R। तो क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है ना। तो 28 में कौन सा हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 28 में फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। और तो बाकी तो आसान सा काम है भाई, कर लोगे, कोई डाउट रह जाए तो वो आप बिल्कुल पूछे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, फर्स्ट स्टेज थर्ड, ज्यामितीय समावयवता की संख्या। भाई ये कंपाउंड दिए हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, GI की संख्या पूछे, पहले भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, तो उनमें आपको क्या करना होता है,
उनमें आपको केवल इतना काम करना होता है कि सम्मित असम्मित चेक करो, पहले ये पता चल जाए तो फॉर्मूला लगा के देख लो। तो सम्मित है असम्मित है, असम्मित है क्योंकि दोनों तरफ से नंबरिंग अलग अलग आएगी, एक ये है एक ये है तो 2 है, ठीक है ना। तो इसमें n की वैल्यू कितनी है 2, तो असम्मित हो तो 2 की पावर n 2 की पावर 2 कितने बनेंगे 4 बनेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो 2, क्वेश्चन नंबर 2। अभी इस कंपाउंड को डिस्कस किया था हमने कि भाई इस कंपाउंड में जीआई नहीं होगी क्योंकि डबल बॉन्ड के कारण जीआई होने के लिए कम से कम 8 कार्बन चाहिए। सेकंड वाला देखो, ये वाला भी जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि भाई इस कार्बन पर उपस्थित दोनों समूह समान है। थर्ड वाला चेक करते हैं, थर्ड वाला जीआई प्रदर्शित करेगा। देखो जरा थर्ड का, भाई देखो थर्ड वाला जीआई प्रदर्शित करेगा कैसे? इस डबल बॉन्ड के कारण जीआई नहीं होगी लेकिन इस रिंग के कारण जीआई होगी। भाई रिंग पर Br और H ये दोनों अलग अलग है, ऐसे ही रिंग पर Br और H ये दोनों अलग अलग है। रिंग खुद एक प्रतिबंधित घूर्णन होता है, तो इस रिंग के कारण जीआई होगी। कैसे होगी? एक बार तो क्या करो भाई, Br को तल के ऊपर की तरफ लगा दो, है ना। एक बार तो दोनों Br को एक ही दिशा में लगा दो, ठीक है। ये Cl एज इट इज रहेगा, इसको नहीं छेड़ना है। और एक बार जो है किसी एक Br को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ, ये Cl एज इट इज रहेगा। एक Br को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ, ये लो, ऐसे ये जीआई प्रदर्शित करेगा। तो ये जीआई यहां से प्रदर्शित नहीं कर रहा है, यहां से प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। और चौथा वाला तो करने का सवाल ही नहीं है, वापस से वही आ गया कि डबल बॉन्ड के कारण कम से कम 8 कार्बन चाहिए, ठीक है। बाकी तो भाई अपन पहले क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है भाई एक बार आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाशिक समावयव की संख्या पूछी है, कैसा है यौगिक, सम्मित है कि असम्मित है। तो भाई इस यौगिक में आपको दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखनी है। अगर दोनों तरफ से नंबरिंग अलग अलग आ जाए तो इसका मतलब यौगिक अपना असम्मित होगा। और असम्मित यौगिक है तो क्रेल कार्बन चेक करो कितने हैं, 3 क्रेल कार्बन है, तो 2 की पावर n, तो 2 की घात 3 कितना आ जाएगा भाई 8 बन जाएगा इसके टोटल, ठीक है ना। ऐसे आपको काम करना है। और कोई क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन नंबर 12 चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सा जीआई प्रदर्शित करेगा। भाई देखो सबसे पहला ऑप्शन जो दे रखा है 12 का, ये दे रखा है, क्या जीआई प्रदर्शित कर सकता है? नहीं करेगा, क्यों? इस कार्बन पर उपस्थित दोनों अलग अलग है, इस कार्बन पर भी दोनों अलग अलग है, कभी भी जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। दूसरा वाला कर जाएगा, कैसे? भाई देखना, ये है भाई, देखो यहां से जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों समान है, लेकिन इस रिंग के कारण जीआई प्रदर्शित करेगा। रिंग के कारण क्लोरीन और H अलग अलग, क्लोरीन और H अलग अलग, ये दोनों अलग आ गए, ये दोनों बिल्कुल ऐसा ही केस है, ये दोनों अलग ये दोनों अलग, जीआई प्रदर्शित करेगा, रिंग के कारण जीआई प्रदर्शित करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो भाई, 19 का भी कैसा है, असम्मित है, 2 डबल बॉन्ड है, कितने बनेंगे 4 बनेंगे, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है 19, ठीक है। तो भाई इसमें कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछे मेरे से, व्हाट्सएप करें। इसके अलावा एग्जाम एक्सरसाइज नंबर 4 तो यहाँ चेक कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो देखो। स्टेज 4 सबसे पहला क्वेश्चन, एल्कीन जो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करती है, आप चेक करो, है ना। एल्कीन जो भी दे रखी है इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, बनाते हैं, देखना जरा। पहला 3 मिथाइल 2 पेंटेन, तो 3 मिथाइल 2 पेंटीन, भाई ये वाली दे रखी है सबसे पहली एल्कीन, 3 मिथाइल है 2 पेंटीन है। दूसरा 4 मिथाइल 1 पेंटीन, ये है 4 मिथाइल 1 पेंटीन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन स्टेज 4 का। फिर 3 मिथाइल 1 पेंटीन, तो 3 मिथाइल 1 पेंटीन, ठीक है। 2 मिथाइल 2 पेंटीन, 2 मिथाइल 2 पेंटीन। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सी प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगी। तो भाई आप चेक करो किरेल कार्बन, किसमें किरेल कार्बन है,
इसमें किरेल कार्बन नहीं है, इसमें किरेल कार्बन नहीं है, ये दोनों समान आ गए। इसमें किरेल कार्बन है भाई, देखो CH3 C2H5, यहाँ विनाइल ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन किरेल है, प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा। इसमें किरेल कार्बन नहीं, ठीक है ना, सिंपल सा काम। क्वेश्चन नंबर सेकंड पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड भी पिछली एक्सरसाइज में आ चुका है, ठीक है। कौन सा चलावता प्रदर्शित करेगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि कौन सा चलावता प्रदर्शित करेगा। भाई फिनॉल जो है वो आपको ये दे रखा है। एक चीज मैं बता दूं, डबल बॉन्डेड कार्बन पर जब भी OH हो तो चलावता प्रदर्शित हो सकती है। यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH है, ये एक इनॉल रूप है, तो ये चलावता प्रदर्शित कर सकता है। दूसरा 2 ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन कभी भी चलावता प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि चलावता के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। लैक्टिक एसिड भी नहीं करता है। 2 पेंटेनॉन बाकी कोई भी नहीं करेगा। 2 पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन, भाई ये वाला चलावता प्रदर्शित कर सकता है, 2 पेंटेनॉन भी चलावता प्रदर्शित कर सकता है। अब फिनॉल भी प्रदर्शित करेगा, ये भी प्रदर्शित करेगा। अगर इन दोनों में से चुनना होना तो अपन 2 पेंटेनॉन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई फिनॉल में जो चलावता प्रदर्शित करने का होता है वो बहुत ही कम होता है, 0.01% इसका कीटो रूप बनता है, बाकी 99.9% यही रूप में ये अवेलेबल होता है, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे GOC के बाद। तो अगर इन दोनों में प्रेफरेंस देनी हो तो हम 2 पेंटेनॉन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद भैया और कोई क्वेश्चन 4th एग्जाम में, क्योंकि बाकी सारे तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार रहने देना, ठीक है ना, इसको हम आगे बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो कि भाई 2 मिथाइल ब्यूटेन के मोनोक्लोरिनीकरण पर कितने कायरल यौगिक संभव है। क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है उसकी बात करने जा रहे हैं। देखें, टू मिथाइल ब्यूटेन ये होता है भाई, ये होता है 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका करवाना मोनोक्लोरिनीकरण, यानी एक एक जगह से क्लोरीन आपको क्या करना है, हटाना है, एक एक जगह से हाइड्रोजन हटाना, क्लोरीन लगाना है। देखना, इसमें एक बार यहाँ से हाइड्रोजन हटा के एक बार क्लोरीन यहाँ लगा दिया, इसमें एक बार हाइड्रोजन हटा के एक बार क्लोरीन मैंने यहाँ लगा दिया, एक बार हाइड्रोजन हटा के एक बार यहाँ क्लोरीन लगा दिया, एक बार क्लोरीन मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है इनमें से कायरल कितने हैं, है ना। इसमें है क्या किरेल कार्बन, नहीं है, ये कायरल नहीं है। इसमें किरेल कार्बन है, ये कायरल है। इसमें है क्या किरेल कार्बन, इसमें किरेल नहीं है। ये वाला कार्बन इसमें किरेल है, तो किरेल कितने हैं, 2। अब जो किरेल है वो प्रकाशिक सक्रिय होगा, जो प्रकाशिक सक्रिय होगा वो 2 रूप में एग्जिस्ट करेगा, एक तो D एक L। ये वाला भी 2 रूप में एग्जिस्ट करेगा, एक तो D एक इसका दर्पण प्रतिबिंब L। तो टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4, तो टोटल कितने बनेंगे कायरल उत्पाद, 4 बनेंगे, ठीक है। 9 क्वेश्चन नंबर नहीं करना है, बाद में देखेंगे, GOC के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 15 कर ही लेंगे, अपने बोर्ड पे देखा है ये क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमने देख लिया था, बाईफेनिल वाला, ठीक है ना, बाकी तो हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, है ना। इरिथ्रोज और थ्रियोज, मैंने बताया था इरिथ्रो क्या होता है ना, कि इस तरह के कंपाउंड X Y A B ये इरिथ्रो बोलते हैं इसको, और अगर A B A X Y इसको थ्रियो बोलते हैं। ये इरिथ्रो हो गया, ये थ्री हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही चेक करना है। डी इरिथ्रोज का मतलब जैसे पहला वाला है, आपको पहला वाला जो करना है डी है या एल है, बस सिंपल सा काम, HOH CH2OH। तो देखो जरा कि भाई पहले तो AB ये कैसा हो गया, इरिथ्रो हो गया। अब ये वाला जो है वो OH इस तरफ है तो D, तो इसको बोलूंगा डी इरिथ्रोज, ठीक है। सेकंड वाला कैसा हो जाएगा, सेकंड वाला डी थ्रियोज। थर्ड वाला कैसा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा डी एल इरिथ्रोज, और फोर्थ वाला एल थ्रियोज। मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट केस में अंतिम किरेल कार्बन के विन्यास के आधार पर पूरे यौगिक का विन्यास निर्धारित होता है। तो ये वही अपनी हो गई जीओसी की मतलब ये जो है समावता का मॉड्यूल कंप्लीट हुआ, ठीक है।
इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, साथ साथ में क्लास के बीच में भी अपने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अब आपको क्या करना है भाई, इनमें कोई क्वेश्चन अगर डाउट रह जाए, मैंने तो अपने अकॉर्डिंग करवाए हैं, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है आपको डाउट रह जाए, वो आप व्हाट्सएप करें, आपका डाउट हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम चालू करेंगे भाई GOC, ठीक है ना। तो फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।